हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड वान को देखते हैं, जो अभी अभी जेल से निकल रही थी। असल में 3 साल पहले उसके डैड और उसके स्टेप मॉम ने उसे फ्रेम करके जेल में डलवा दिया था और आज ही वो जेल से बाहर आई है। तभी वहाँ पर उसके असिस्टेंट उसे पिक करने के लिए आता है। वो उसके साथ जा रही थी, तभी उसे न्यूज से पता चलता है कि आज उसके डैड का बर्थडे है और उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ा पार्टी रखा है, जिसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं। वो सोचती है मुझे नहीं पता था कि आज ही के दिन इतने अच्छी चीजें होने वाली है, और वो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए असिस्टेंट को पार्टी में ले जाने के लिए कहती है। वहीं हम बर्थडे पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर मॉम डैड को देखकर कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे थे तो कुछ लोग उनकी बुराई कर रहे थे कि एक ऐसा इंसान है जो अपनी वाइफ के डेथ के कुछ ही दिन बाद ही अपने मिस्ट्रेस को ले आया घर में और अपनी ही बेटी को फ्रेम करके जेल में डलवा दिया और अपनी एक्स वाइफ की प्रॉपर्टीज को सेल करना चाहता है। ये सुनते ही स्टेप मॉम उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, अपना मुंह बंद रखो कहकर उन्हें चुप करा देती है। इसकी वजह से डैड का भी मूड खराब हो गया था, तो वो उन्हें जाकर चेयरअप करने लगती है कि ये सब छोड़ो, इनकी नॉनसेंस बातें मत सुनो, बस ये सोचो कि कल हम बैंक जाकर सेफ में से स्टाम्प निकाल लेंगे और नाइट मार्केट में सेल कर देंगे, इसलिए तो हम तुम्हारा बर्थडे पार्टी एडवांस में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सुनकर उसका भी मूड ठीक हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं, तो डैड पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो। तो वो बताते हैं कि हमारे एल्डेस्ट लेडी ने आपके लिए बर्थडे गिफ्ट भेजा है। वो पूछ ही रहा था कि कौन है तुम्हारी एल्डेस्ट लेडी, पर मॉम कहने लगती है तुम देख नहीं रही हो कि कपड़ों से ही ये लोग रिच लग रहे हैं, तो इसकी एल्डेस्ट लेडी भी रिच ही होगी। और गिफ्ट पाने के चक्कर में कहती है कि क्या गिफ्ट लेकर आए हो, अब दे भी दो। अभी वो लोग अपना ऊपर का शर्ट निकाल देते हैं और अंदर उन्होंने फ्यूनल वाले कपड़े पहने थे और वो फ्यूनल वाले ट्यून बजाने लगते हैं। ये देखकर तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये तो इनके लिए बेड लक हो गया, ऐसे अच्छे दिन में ऐसा कौन करता है। स्टेप मम्मी गुस्सा करने लगती है ये सब क्या कर रहे हो, बंद करो ये सब, और पूछती है कि बताओ तुम्हारी एल्डेस्ट लेडी कौन है। तभी वहाँ पर वान आती है और कहती है कि मेरा गिफ्ट कैसा लगा तुम लोगों को। उसे देखकर स्टेप मॉम सोचती है ये अभी तक मरी नहीं है। वो कहती है आप लोगों को यही लग रहा होगा ना कि जेल में इतना टॉर्चर होने के बाद मैं मर कैसे नहीं गई, पर सॉरी तुम लोगों को डिसअपॉइंट करने के लिए, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वापस आ गई हूँ। मेरी मॉम मेरे लिए जो कुछ भी छोड़कर गई थी मैं वो वापस लेकर रहूंगी और तुम लोगों को हेल में भेजूंगी कहकर उन पर फिनोल वाली चीजें फेंकने लगती है। इससे डैड गुस्सा करने लगते हैं कि ये सब तुम क्या कर रही हो, अच्छा होता कि मैं तुम्हें पैदा ही नहीं करता। वो कहती है ये सब तो स्टार्टिंग है, बस वेट करो और देखोगी क्या क्या होता है। ऐसा कहकर वो चली जाती है और फिर गेस्ट कहने लगते हैं ये सब तो बहुत अनलकी हुआ है, इनकी वजह से हमें भी ये सब झेलना पड़ रहा है कहकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। वन पार्टी से बाहर आ जाती है तो असिस्टेंट उसकी तारीफ कर रहा था तुमने तो उन्हें अच्छा सबक सिखाया। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि मेरे लिए एक मैन ढूंढो। असल में उसे बहुत टाइम पहले एक टाइप का पॉइजन दिया गया था जो हर 15 दिन में उस पर असर होता है। असिस्टेंट कहता है मैं तो भूल ही गया था कि आज वो दिन है, पास में ही एक होटल है, हम वहाँ चलते हैं, आप अपने लिए एक मैन चुन लेना। और वो उसे लेकर जा रहा था, तभी रास्ते पर एक गाड़ी में हमारा मेल लीड जीवन था, जिसे उसका असिस्टेंट बता रहा था कि ओल्ड लेडी ने आपको ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा है, पर उसे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था और कहता है मुझे ये वाइफ सिलेक्शन गेम बहुत ही बोरिंग लगता है कि ओल्ड लेडी के पास बहुत टाइम है। तभी वान अपने गाड़ी से उतरकर उसके पास जाने लगती है। वो भी उसे आते हुए देख लेता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसे पहले से ही जानता है। वो आकर उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ एक ट्रांजेक्शन करना है। तो वो पूछता है कि क्या ट्रांजेक्शन है। वो बताती है कि तुम मुझे सर्व करो, उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ऐसा कहकर उसे किस करने लगती है। वो भी उसे नहीं रोक रहा था। ये सब असिस्टेंट देखकर शॉक्ड हो रही थी कि यंग मास्टर तो इतनी जल्दी किसी लड़की के क्लोज नहीं आते, तो फिर आज उन्हें क्या हो गया। जीवन बीच में पूछता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, पर वो कहती है कि तुमसे होगा या नहीं बता दो, वरना मैं किसी और को ढूंढ लूंगी कहकर जा रही थी, पर वो उसे रोककर किस करने लगता है और असिस्टेंट को भी बाहर भेज देता है। वो बाहर आने के बाद वान के असिस्टेंट से कहता है तुम्हारी मैडम तो बहुत ही बोल्ड है, पर वो कहता है कि ये सब अभी खत्म नहीं होने वाला, मैं पास की होटल में रूम बुक कर लेता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों होटल में थे। काम खत्म होने के बाद वान कहती है कल रात की सर्विस तुम्हारी अच्छी थी, ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड कहकर बहुत सारे पैसे देती है और फिर वो जा रही थी तो वो रुकते हुए कहता है तुम कितने रूटलेस हो, अपना काम खत्म होते ही जा रही हो, कम से कम अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो दे दो। पर वो मना कर रही थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जीवन कहता है क्या होगा अगर तुम्हें मेरी फिर से जरूरत पड़ गई तो, और वैसे भी कल की सर्विस तो तुम्हें अच्छी लगी थी। तो वो भी कहती है तुम सही कह रहे हो और अपना लिपस्टिक निकाल कर कुछ इस तरीके से अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती है और कहती है तुम मुझसे हर 15 दिन के बाद मिलने आना और प्राइस हर बार आज जितना था उतना ही होगा, अगर तुम इससे एग्री हो गए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना कहकर चली जाती है। और उसने कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना नहीं बल्कि असिस्टेंट का दिया था। ये सब देखकर जियान सोच रहा था कि ये तो मुझे मेल मॉडल की तरह ट्रीट कर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 9 क्राउड एलायंस का यंग मास्टर ऐसे मेल मॉडल की तरह सेल हो जाएगा, पर फाइनली मैं कितने दिनों के बाद इससे मिल ही गया। वही वान अपने लव वर्ड्स को ऐसे दिखा दिखा कर जा रही थी तो एक लड़का उसे छेड़ने के लिए आता है, पर वो खुद ही उसे हैंडल कर लेती है। अभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और वो भी उसे ऐसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपना मुंह दूसरी साइड कर लेता है और बताता है कि उसके मॉम डैड आज बैंक जाकर लॉकर से वो स्टाम्प निकालने वाले हैं, तो
हमें जाकर जल्दी से उन्हें रोकना होगा। तो वो पूछती है क्या उस लॉकर का चाबी तुम्हारे पास है? वो हैरान होकर कहता है क्या आपके पास भी नहीं है? लगता है कि ये फैमिली ने उस लेडी के भरोसे छोड़ा है। और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में उन दोनों ने बैंक लॉकर से उस स्टाम्प को निकाल लिया था। स्टेप मॉम तो खुश हो रही थी कि फाइनली हमने इसे निकाल लिया। तो डैड कहते हैं चलो जल्दी से हम इसके बायर से मिल लेते हैं, तो ये एक झंझट खत्म हो जाएगा। उन दोनों को जाते हुए वान और असिस्टेंट देख रहे थे और उनका पीछा करने लगते हैं। तभी वान कहती है कि उनके गाड़ी से हिट कर दो। पहले तो वो शॉक्ड होता है और फिर वान ने जैसा कहा था वैसा कर देता है। इससे उन दोनों को थोड़ा चोट लग जाता है। तभी वान जाकर उनसे वो स्टाम्प छीन लेती है। तो स्टेप मॉम गुस्सा कर रही थी कि तुम अपने ही डैड को कैसे हिट कर सकती हो, तुम कैसी डॉटर हो। असिस्टेंट बताता है कि मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा। पर वान मना कर देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इन लोगों के लिए पब्लिक रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने इन लोगों के लिए एक लग्जरी कार अरेंज किया है। ऐसा कहकर वो उन लोगों को एक फ्यूनरल गाड़ी में बिठाकर भेज देती है, जिससे वो दोनों पूरे रास्ते डरते हुए जाते हैं। ये देखकर असिस्टेंट कहता है कि ये तो बहुत ही लग्जरी कार था। और फिर जैसे ही वान घर जाती है तो वहाँ के लाइट ऑन नहीं हो रहा था और उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई है, इसलिए वो एक डंडा लेकर उसे मारने के लिए चली जाती है। वो जैसे ही हिट करने वाली थी वो देखती है कि वहाँ पर जियान है। वो उसे यहाँ देखकर शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो कहता है कि ये घर बहुत दिनों से बंद था ना, इसलिए कुछ कुछ चीजें खराब हो गया था तो मैंने फिक्स कर दिया। ऐसा कहकर लाइट ऑन कर देता है। तो पूछती है मैंने तो बस तुम्हें असिस्टेंट का नंबर दिया था कॉन्टेक्ट करने के लिए, पर अपने फैमिली के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया था, तो तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता चला। वो बताता है कि आजकल सबका इन्फॉर्मेशन पब्लिक है, तो किसी के एड्रेस ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। मान थोड़ा रिलैक्स होती है और फिर कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरे एड्रेस के बारे में कहाँ से पता चला, पर अभी मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, 15 दिन के बाद आना, कहकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। पर जियान कहता है कि तुम कितने रूटलेस हो, बस तुम मुझे एक टूल की तरह ट्रीट कर रही हो। तो कहती है क्या तुम नहीं हो। पहले तो वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर कहता है हाँ हूँ, पर अभी रिसेंटली मेरी फैमिली ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। लास्ट नाइट मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था ना, इसलिए। तो क्या थोड़े दिन के लिए मुझे यहाँ रख सकती हो? अगर तुम चाहो तो मैं एवरी नाइट तुम्हारे लिए हार्ड वर्क कर सकता हूँ। तुम मेरी रेगुलर कस्टमर होगी तो मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा। वो कहती है तुम हो तो स्ट्रॉन्ग, पर अभी मुझे एक नैनी की जरूरत है और सैलरी 10,000 होगा, अगर तुम चाहे तो रुक सकते हो। वो तो शॉक्ड ही हो जाता है कि क्या नैनी। वही दूसरी साइड वो दोनों जैसे तैसे करके घर पहुंच जाते हैं। स्टेप मॉम तो वान पर गुस्सा कर रही थी कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, हमने उसे अंडर एस्टिमेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे। तो डैड कहते हैं भले ही उसने हमसे वो स्टैम्प छीन लिया, पर हम उससे वापस ले आएंगे। और फिर वो किसी को फोन करके कहता है कि मुझे कुछ चाहिए। वही वान भी उस स्टैम्प को सेफली अपने लॉकर में रख देती है और उसकी मॉम की फोटो देख रही थी। तभी उसके असिस्टेंट फोन करके बताता है कि तुमने जैसा ऑर्डर दिया था मैंने वैसे ही तुम्हारे पूरे घर में सिक्योरिटी अलार्म लगा दिया है, अगर उसे कोई ब्रेक करके अंदर आएगा तो अलार्म बज जाएगा। वान कहती है मैंने तुम्हें नाइट मार्केट के शेयर होल्डर्स को ढूंढने के लिए भी कहा था, तो उन्हें ढूंढते रहो। और फिर वो फोन रख कर सोने चली जाती है। वही जान नैनी की तरह ड्रेसअप होकर घर का काम कर रहा था, मतलब कि वो इस बात के लिए मान गया था। ये सब देखकर तो असिस्टेंट पागल हो रहा था कि आप इतने रिच हो फिर भी ये सब काम क्यों कर रहे हो। इंटरनेशनल गैंग्स भी आपके मूड के हिसाब से चलता है, वर्ल्ड के 50% प्रॉपर्टी तो आप ही के पास होगा, फिर भी आप एक वुमेन की बेबी सिटिंग क्यों कर रहे हो जो अभी अभी जेल से बाहर निकली है। वो कहता है कि अभी वो मेरे फाइनेंशियल स्पॉन्सर है जिसने मुझे बहुत पैसे खर्च करके बाय कर लिया है। और ओल्ड लेडी को बता देना कि उन्हें मेरे मैरिज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब मैं खुद ही देख लूंगा। असिस्टेंट उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि आप ये सब मत करिए, ऐसे कोई भी बहुत पैसे खर्च करके आपको बाय नहीं कर सकता, पर वो उसकी एक नहीं सुन रहा था। अभी असिस्टेंट कहता है आप अभी अभी क्या स्प्रे कर रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे लिंक्सी पाउडर का स्मेल है। वो बताता है कि तुमने सही गैस किया है, ये वही है। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो गया था कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है और पूरे वर्ल्ड में 100 ग्राम से भी कम का है और इसका 1 ग्राम का प्राइस इतना है कि आप एक आइलैंड भी खरीद सकते हो। आप इसे ऐसे ही स्प्रे कैसे कर सकते हो, और वैसे भी आपके ड्रग को ये डिटॉक्सिफाई भी तो करता था, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने याद दिला दिया, जाओ जाकर वर्ल्ड में और बाकी जितने भी लिंक्सी पाउडर हैं उन सबको बाय कर लो, मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगे। असिस्टेंट कहता है ये कोई कैबेज नहीं है जो मैं मार्केट से जाकर ले आऊंगा, ये एक स्पेशल तरीका का पाउडर है। तभी वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं और वहाँ से गुंडे निकलते हैं जिनके हाथों में नाइफ था। उन लोगों को आते हुए वो दोनों भी देख रहे थे, समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर चान घर के बाहर आ जाता है और मस्त स्टाइल से वहाँ बैठ जाता है। वो गुंडे उन्हें कह रहे थे कि हमारे रास्ते से हट जाओ वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम दोनों को क्या लग रहा है कि तुम दोनों हमसे डील कर पाओगे? वो कहता है हम दोनों नहीं, बस ये अकेला तुम लोगों से डील करेगा। और फिर असिस्टेंट अकेले ही उन लोगों को मार गिराता है। जियान एक गुंडे से कहता है कि आवाज मत निकालना, मेरी स्पॉन्सर सो रही है, पर वो नहीं सुनता और चिल्ला रहा था। तो वो उसे बहुत मारता है और कहता है कि मैंने कहा ना चुप रहो। वान को तो इस सब के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था और वो मजे से सो रही थी। और फिर वो गुंडे उससे माफी मांग रहे थे कि हमसे गलती हो गई। असिस्टेंट पूछता है कि इन लोगों से कैसे डील करना है, तो वो कहता है कि उनके हाथ काट दो और अपना हैंकी देते हुए कहता है कि इन लोगों के बॉस को दे देना।
और फिर वो वान को देखने के लिए जाता है तो देखता है कि उसके हाथ में चोट का निशान है। तो सोचता है तुमने इतने सालों में बहुत सफर किया है ना, पर अब मैं तुम्हें सफर करने और नहीं दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वान उठती है तो सोचती है कि मैं रात भर इतनी गहरी नींद में कैसे सो गई, और फिर वो जल्दी से अपने रखे हुए सील को चेक करती है। सील वहीं पर ही था तो सोच रही थी कि मैं उन दोनों को जितना जानती हूँ वो ये सील पाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते। क्या कल रात कुछ नहीं हुआ था? वो ये सब सोच रही थी कि तभी वहाँ पर जियान आता है ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने। तो वो पूछती है क्या तुमने कल रात कोई आवाज सुनी थी? पर वो कल रात की कोई बात नहीं बताता और बात को घुमा देता है कि तुम थंडर की बात कर रही हो क्या? मैंने तो नहीं सुना। तो वो भी उससे और कोई सवाल नहीं करती और उसे ये कहकर वहाँ से भेज देती है कि मैं रेडियो करा रही हूँ। और फिर वो जैसे ही रेडियो कराती है तो उसे भी वहाँ का स्मेल अच्छा लग रहा था और उससे पूछती है कि तुमने क्या स्प्रे किया है? जियान बताता है कि ये घर बहुत दिनों से बंद था ना, इसलिए मैंने कोई मेडिसिन स्प्रे किया है जिससे तुम्हारे ओल्ड इंजरीज भी ठीक हो जाएंगे। ये सुनते ही वो खुद को कवर कर लेती है और फिर वो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है और उसके लिए चेयर भी पुल करता है। वान कहती है तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है कि तुम एक अच्छे कुक होगे। तो कहता है ऐसे देखकर तो मुझे जज मत करो। और फिर वो टेस्ट करती है और कहती है कि तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। और फिर पूछती है कि तुम लाइट भी ठीक कर लेते हो, खाना भी अच्छे से बना लेते हो और तुमने मेरे घर का एड्रेस भी निकलवा लिया। असल में तुम हो कौन? तो वो खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरा नाम जियान है। ये नाम सुनकर उसे थोड़ा फेमिलियर लग रहा था पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ये नाम कहाँ सुना है। और फिर जियान उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए कहता है तो वो भी कर लेती है। वान कहती है कि मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ, कहकर जा रही थी। तो वो कहता है जल्दी से वापस आ जाना, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना कर रखूंगा। और फिर जैसे ही वो वहाँ से जा रही थी तभी वो देखती है कि एंट्रेंस पर ब्लड गिरा है और मेड्स आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात को किसी ने यहाँ पर चिकन मारा हो। ये सब देखकर उसे जान पर थोड़ा सा डाउट होने लगता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट उसे लेने के लिए आ जाता है। असल में वो अपनी मॉम की ग्रेव पर जा रही थी, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। और फिर वन असिस्टेंट से जियान के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। दूसरी साइड स्टेप मॉम और डैड के पास वही गुंडों का बॉस जाता है जिसे उन्होंने सील लाने का काम दिया था। और जैसे ही वो बताता है कि काम नहीं हुआ तो स्टेप मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम लोगों का इतना बड़ा नाम है फिर भी तुम लोगों से एक छोटा सा काम नहीं हुआ, तुम लोगों को अपना धंधा बंद कर देना चाहिए। तो वो कहता है कि आज मैं तुम लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि मुझे तुम लोगों का और कोई काम नहीं करना और ना ही कोई और तुम लोगों का काम करेगा। ऐसा कहकर जा रहा था तो डैड पूछते हैं कि अच्छे से तो बता कर जाओ क्या हुआ है। तो वो कहता है कि तुम मेरे पुराने कस्टमर हो इसलिए एडवाइस दे रहा हूँ, जो कुछ भी तुम कर रहे हो या करने वाले हो वो सब बंद कर दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम लोगों ने हेल के किंग को ऑफेंड कर दिया है, कहकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। वो वान तो अभी अभी जेल से बाहर निकली है, वो इतनी कैपेबल कैसे हो सकती है? और हमें कुछ भी करके वो सील तो वापस हासिल करना ही होगा। स्टेप मॉम कहती है आज तो उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है ना, तो हम भी वहाँ चलते हैं। ऐसा कहकर वो कुछ प्लान करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वान अपने मॉम के ग्रेव के पास गई थी और उनसे बात कर रही थी कि आपने ये ग्रुप को बनाया है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन दोनों को बहुत जल्द कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी। और जैसे ही जाने वाली थी तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम आती है और बताती है कि मुझे पता था तुम यहाँ आज जरूर आओगी, इसलिए मैंने पहले से ही तुम्हारे मॉम के ग्रेव के फोटो में पॉइजन लगा दिया था। अब ये पॉइजन धीरे धीरे तुम्हारे हार्ट तक पहुँच जाएगी और फिर तुम्हारी डेथ हो जाएगी। इसका एंटीडोट मेरे पास है, अगर तुम एंटीडोट पाना चाहती हो तो मुझे वो सील वापस दे दो। पर वान मना कर देती है कि वो मेरी मॉम का है और मैं वो किसी को नहीं दूंगी। असिस्टेंट वो एंटीडोट छीनने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता। स्टेप मॉम कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हारे मरने तक का वेट कर लेती हूँ, उसके बाद तो वो सील मेरे पास आ ही जाएगा, अभी नहीं तो बाद में ही सही। और उसके मॉम से कह रही थी कि तुम्हारी डॉटर बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाली है, फिर दोनों साथ साथ रहना। पर तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं क्या अभी अभी जो आपने कहा वो सच है? आपने मिस वान को पॉइजन दिया है? क्या इस बारे में आपके हस्बैंड को पता है? उन्होंने इसके लिए आपको अलाउ कर दिया? ये सब देखकर स्टेप मॉम समझ जाती है कि वान ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, उस पर कोई पॉइजन का इफेक्ट नहीं हुआ है बल्कि उसने पहले से ये सब कुछ अरेंज किया था। तो वो कहती है मुझे पता था कि तुम लोग मेरे मॉम के डेथ एनिवर्सरी का जरूर एडवांटेज उठाओगे, इसलिए मैंने पहले से ही हाथों में ग्लव्स लगा लिया था। अभी अभी जो कुछ भी तुमने कहा वो सब रिकॉर्ड हो गया है, अब पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा तुमने क्या करने की कोशिश की थी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है और रिपोर्टर्स ने स्टेप मॉम को घेर लिया था तो वो उस पर गुस्सा कर रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। असिस्टेंट वान की तारीफ कर रहा था कि मिस आपने तो कमाल कर दिया। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है तो कहता है कि आपको पॉइजन इफेक्ट हो रहा है। वान उसे धीरे बोलने के लिए कहती है असल में वो पॉइजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इसलिए ग्लव्स लगाने के बाद भी इनहेल करने की वजह से उसे थोड़ा बहुत पॉइजन की इफेक्ट हो रहा था। वो एम्बुलेंस को फोन करने वाला था तभी वान बेहोश होने लगती है, पर जियान वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। वान उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाती है और बेहोश हो जाती है और फिर वो असिस्टेंट के साथ मिलकर उसे घर लेकर आता है। जियान का ब्लड थोड़ा स्पेशल है इसलिए वो पानी में मिलाकर उसे मेडिसिन की तरह पिला रहा था, पर वो नहीं पी पा रही थी तो वो खुद मुंह में लेकर उसे जैसे तैसे पिला देती है। उसे पीते ही वान को होश आने लगता है और वो पूछती है कि ये क्या है, तो बताता है कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट मेडिसिन है, इससे तुम्हारी हार्ट की प्रॉब्लम थोड़ा ठीक हो जाएगा। और कहता है कि चलो मैं
तुम्हारे बॉडी से पॉइजन को पूरी तरह से रिमूव करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर बाथरूम में ले जा रहा था तो पूछती है कि तुम मुझे डिटॉक्सिफाई करने वाले थे ना, तो बाथरूम में क्यों ले जा रहे हो। वो बताता है कि तुम्हें 49 डेज के लिए लिंक्सी पाउडर के पानी में बाथ लेना होगा, तब जाकर तुम्हारे बॉडी से लव पॉइजन पूरी तरह से रिमूव हो पाएगा। अब खुद को अनड्रेस करके बात ले लो। ऐसा कहकर जा रहा था तो वो रोकते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं खुद को अनड्रेस कर सकती हूँ, और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। तो वो उसे अनड्रेस कराता है और बात लेने में हेल्प करता है। तो वान पूछती है, ये काम तो करेगा ना। वो कहता है, एक बार ट्राई करके देख लो। और फिर वो थोड़ी देर ऐसे ही बैठती है और जियान उसका बाहर वेट कर रहा था। वही डैड स्टेप मॉम पर गुस्सा कर रही थी कि तुमने ये सब क्या किया, मैंने बस तुम्हें वो सिल वापस लेने के लिए कहा था, ये सब कुछ करने के लिए नहीं। अगर इस मैटर के बारे में सबको पता चल गया तो बिजनेस वर्ल्ड में मेरा क्या होगा। तो कहती है, मुझे पता ही नहीं था कि वो वान इतनी चालाक होगी, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो ये सब कुछ कर सकती है। पर तुम चिंता मत करो, मैंने किसी को भेजा है इस मैटर को हैंडल करने के लिए, ऐसा सब कुछ कर सकता है। अगर हम मीडिया वाले को दे देंगे तो वो इस मैटर को रिलीज नहीं करेंगे। वही वान जियान को देखे जा रही थी तो पूछता है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। वो कहती है, तुम्हें पता है कि मुझे कौन सा पॉइजन दिया गया है, तुम्हें ये भी पता है कि इसे रिमूव कैसे करते हैं, तो सच सच बताओ कि तुम हो कौन, तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता। जियान बताता है, क्योंकि ये मेरे ही घर से निकला है, और बताता है कि 40 इयर्स पहले मेरे ग्रैंडफादर ने इस लव पॉइजन को कल्टीवेट किया था। बाद में कुछ डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो कहती है, तो क्या स्टेप मॉम तुम्हारे ग्रैंडफादर को जानती है। जियान बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो कहती है, इसका मतलब मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो। वो स्माइल करके कहता है कि मुझे पता है तुम अभी जो कुछ भी कर रही हो अपने डैड और अपने स्टेप मॉम से रिवेंज लेने के लिए कर रही हो, तो बताओ मैं तुम्हारी कैसी हेल्प कर सकता हूँ। वन कहती है, क्या तुम उन दोनों को मार सकते हो, कार एक्सीडेंट करवा दो। नहीं नहीं, ये थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा। प्लेन क्रैश कैसा रहेगा, या फिर किसी दूर समुद्र में ले जाकर उन्हें मार दो। तो वो भी मान जाता है कि मेरे स्पॉन्सर ने जैसा ऑर्डर किया है वैसा ही होगा। वो दोनों कल तक नहीं बच पाएंगे कहकर किसी को फोन कर रहा था, तभी वन उसे रोक देती है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।